हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं न्यूक्लियाई, जो हमारा चैप्टर 13 है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एकदम लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इसमें से करने हैं। उसी में जितना आप जो देख रहे हो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, साथ ही साथ जो हमने वन शॉट करा है उसको कर लो, बस आपका काम हो जाएगा इस चैप्टर के अंदर। देखिए, तो पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस चैप्टर के अंदर जो भी हमने क्वेश्चंस कवर करे हैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। ठीक है, तो पहला जो काम हमें करना है वो क्या है, यहां पर हमें एक क्वेश्चन मिला है जो कि सीबीएसई ने 2023 में पूछा है। देखो क्या दिया जा रहा है, द बाइंडिंग एनर्जी कर्व पर न्यूक्लियन एज। सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं आपको बाइंडिंग एनर्जी कर्व ही पढ़ा देता हूं, जो कि हमारे लिए काफी जरूरी है, क्योंकि वहां से जो है क्वेश्चन आपके बहुत सारे बनते हैं। बाइंडिंग एनर्जी कर्व से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए, तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व आपको बहुत जरूरी है। देखो, आप सभी समझते हैं एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये बेसिक सी बातें हैं। देखो क्या है, जैसे आप समझते हैं कि ये मेरे पास एक प्रोटॉन है, या कहूं ये मेरे पास यहां पर कई सारे प्रोटॉन है। जब इन प्रोटॉन्स को मैं अलग अलग जब इन प्रोटॉन्स को या न्यूट्रॉन को जब मैं इनको अलग अलग मेजर कर रहा हूं, उनका मास, तो लेट से कितना निकल के आया, 4 ग्राम निकल के आया। लेकिन जब इन चारों प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से मिलकर के एक न्यूक्लियस बन गई, तो इसका मास हमने कितना देखा, लेट से इसका मास हमने देखा 3.9 ग्राम। तो इसका मतलब है इसके अंदर 0.1 ग्राम का क्या आ गया, 0.1 ग्राम का इसके अंदर आ गया मास डिफेक्ट। क्या आ गया, मास डिफेक्ट। तो ये जो मास डिफेक्ट है ये कैसे आया, क्योंकि यहां पर ये जो 0.1 ग्राम मास है ये एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो और इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो एक्चुअल में बाइंडिंग एनर्जी क्या है, तो जब मुझे इन न्यूक्लियाई को अलग करना पड़ेगा तो मुझे उतनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी जितने की 0.1 ग्राम मास से कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो अगर मैं निकालना चाहता हूं कि भाई कितनी एनर्जी बनेगी 0.1 ग्राम मास से, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि देखो, सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक, E की वैल्यू क्या है, E है, मतलब ये मुझे एनर्जी निकालनी है। M क्या है, M है यहाँ पर 0.1 ग्राम, तो 0.1 ग्राम को मैं लिखता हूं 10⁻³ kg। और यहां पर देखो कितना, अच्छा देखो 1 ग्राम का मतलब क्या है, -3 kg। ठीक, -3 kg, और 0.1 है तो 10⁻⁴ kg हो जाएगा। सी स्क्वायर की वैल्यू 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज आप समझिए। तो बेसिकली मैं इसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा, तो जो मेरे पास एनर्जी निकल के आएगी उसी को क्या बोलूंगा, भाई ये बाइंडिंग एनर्जी है। अभी समझ रहा। अब देखो इसमें जरूरी बात क्या है, देखो मेन चीज क्या है कि अगर मैं आपसे कहता हूं 1 एटॉमिक मास यूनिट, है ना, जिसको मैं 1 AMU और 1 U बोलता हूं। ठीक, तो बेसिकली जो मास डिफेक्ट आता है वो ग्राम्स में नहीं आता, वो इतना छोटा सा होता है कि हम उसको 1 AMU या फिर 1 U सिंपल बोलते हैं। ठीक है, तो 1 AMU मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, तो 1.66 × 10⁻⁻27 kg ये होता है। ठीक है, और आपको यहां पर जानकर के खुशी होगी कि 1 AMU मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट को अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी आपको देखने को मिलती है ना। और इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं तो ये भी मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बेसिकली सॉल्व कैसे करते हैं, 1 AMU, अगर आपको 1 AMU कन्वर्ट करना है तो आप E इज इक्वल टू MC² लगाना, बस E इज इक्वल टू MC²। M की जगह पे जो 1 AMU की वैल्यू kg में हमने रखी है वो रखो, और C² मतलब 3 × 10⁸ का स्क्वायर पुट करो। ठीक है, ये एनर्जी किस में आ जाएगी, जूल में आ जाएगी। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 का यहाँ पर डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर सॉल्व करवा के दिखाता हूँ, हमने ऑलरेडी कर रखा है इसको। देखो यहां पर ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट 1 AMU इनटू एनर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो M की वैल्यू क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू, ये देखो जूल में आंसर आया इतना। इसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसका डिवाइड कर दिया 1.10⁻⁻19 का, तो ये वैल्यू किस में आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर मैंने इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करा तो ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम निकालते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, आप ये समझिए ये क्या है, ये एनर्जी है
अगर 1 AMU का मास डिफेक्ट आया है तो इतनी एनर्जी हमको मिलेगी। अगर 1 AMU मास को कन्वर्ट करना हो तो हम बोलेंगे इतनी एनर्जी हमें मिल रही है। ठीक है, अब देखो ध्यान समझना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है तो आप कैसे डिफाइन करोगे, तो उसको बोलें कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस। मतलब अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये दो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन से मिली हुई है ना, तो अगर मुझे इन दोनों को सेपरेट करने के लिए 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ी तो मैं इसको बोलता हूं कि भाई इसकी बाइंडिंग एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, अब मान के चलो जैसे आप यहां पर देख रहे हो कि आयरन के अंदर 56 न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। तो अगर मुझे इसमें से न्यूट्रॉन प्रोटॉन को या एक न्यूक्लियॉन को सेपरेट करना है तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है ना, पर न्यूक्लियॉन। मतलब एक न्यूक्लियॉन को सेपरेट करने के लिए न्यूक्लियस से जो एनर्जी आपको देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, है ना। तो हर एक मास नंबर के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है ये अलग अलग है। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व हमें क्या बताता है, यह हमें रिलेशन देता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर के लिए। ठीक है, तो आप यहां पर देखो जैसे जैसे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है सिंपल, तो उसको तो अलग करना ही नहीं है, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है, 0। तो हमने वो नहीं लिखा, हमने यहां पर ड्यूट्रॉन से स्टार्ट किया जिसका मास नंबर 2 होता है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। ठीक है, फिर ड्यूट्रॉन हो गया, ट्रिटियम हो गया, लिथियम हो गया, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया। इस तरीके से ये अलग अलग आपको एलिमेंट मिल रहे हैं अलग अलग मास नंबर के लिए। तो यहां पर देखो क्या देखने को मिल रहा है कि जिसका मास, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब कि उसको देखो, जैसे मान के चलो आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाईएस्ट होती है, कितनी होती है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि आयरन के न्यूक्लियस से आपको न्यूक्लियन निकालने के लिए बहुत भयंकर एनर्जी देनी पड़ेगी, ये सबसे ज्यादा एनर्जी। इसका मतलब वो मोस्ट स्टेबल है। कैसा है आयरन, कैसा है, मोस्ट स्टेबल है। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा वो उतना ही स्टेबल होता है। ठीक है, तो अब इस कर्व से आप ये समझ लो, इस कर्व से आप ये समझ लो कि जब तक मास नंबर 56 तक नहीं पहुंचता तब तक जो बाइंडिंग एनर्जी है ये बढ़ती है, कितनी, 8.8 तक। ठीक, और इसके बाद जैसे ही ये यहां से ये कहूं कि मास नंबर 56 से जो कि आयरन का है ना, जैसे ये मास नंबर 56 से आगे बढ़ता है ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ये घटती है, 8.8 से डिक्लाइन होती है, गिरती है, नीचे गिरती है। ठीक है, तो अब यहां पर क्वेश्चंस भी कहे जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं कि ये बताओ कि न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन क्यों होते हैं। फ्यूजन का मतलब समझते हो आप, फ्यूजन का मतलब क्या है, फ्यूजन का मतलब है कि लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर के एक हैवी न्यूक्लियाई बनाए। सोचो, मान के चलो कि अगर मेरे पास एक न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर 15 है और दूसरी न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर 35 है ना, तो ये दोनों न्यूक्लियर फ्यूजन जब इनका होगा तो आप मुझे बताओ, तो आप मुझे बताइए कि ये दोनों ज्यादा स्टेबल बनेंगे, कम स्टेबल। आंसर है इनका मास नंबर मिलकर के 50 हो जाएगा, 56 के थोड़ा सा क्लोज। इसका मतलब ये क्या होंगे, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, है ना। ये कैसे हो जाएंगे, ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो आप ये सोचो कि दो न्यूक्लियाई मिलकर के, यानी कि दो न्यूक्लियाई कंबाइन क्यों होते हैं, नेचर के अंदर दो न्यूक्लियाई कंबाइन क्यों होते हैं, क्योंकि उनका मास नंबर बढ़ेगा, और मास नंबर बढ़ के 56 तक अगर पहुंच रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, वो स्टेबल बन रहे हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों हो रहा है, टू गेट स्टेबिलिटी। एनर्जी तो ऑब्वियस सी बात है रिलीज होगी, लेकिन क्यों हो रहा है, नेचर में स्टेबिलिटी बनी रहे इसलिए, है ना। अब मान के चलो कोई न्यूक्लियस भारी हो गई, क्योंकि देखो इसकी जैसे यूरेनियम है, अब यूरेनियम के पास 238 मास नंबर है, इसका मतलब टोटल 238 न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। तो आप ये समझो कि ये जो न्यूक्लियस है जब टूटेगी, जब इसमें जैसे अपन इसमें फिजन कराएंगे, क्या कराएंगे, इसमें फिजन, तो फिजन कराएंगे तो क्या होगा, इससे आपको हल्के न्यूक्लियाई मिलेंगे, और हल्के न्यूक्लियाई मिलेंगे तो इसका जो मास नंबर होगा वो कम होगा। मास नंबर 238 से कम होते होते लेट से 56 के क्लोज पहुंचेगा, तो उससे अपन को क्या फायदा होगा, उससे 56 के जितने क्लोज जाएंगे अपन उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। तो आप समझिए, तो जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि ये बताओ कि 30 से, जैसे
अगर आपसे कह दिया जाए कि ये बताओ कि फिजन और फ्यूजन बाइंडिंग एनर्जी कर्व से एक्सप्लेन करो, तो कैसे करोगे भाई साहब? फ्यूजन जो होता है वो किस लिए हो रहा है? ताकि मास नंबर बढ़ करके 56 के आसपास पहुंचे और स्टेबिलिटी मिले। और फिजन जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? कि बड़ा न्यूक्लियस टूट करके छोटे छोटे न्यूक्लियस में बिखर जाए और उसका मास नंबर 56 के लगभग पहुंच जाए, जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। उम्मीद करूंगा आप इसको ध्यान में रखेंगे और जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो आपके और ज्यादा समझ में आ जाएगा कि सर ने ये बात मुझे क्यों बताई। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको अभी मिल रहा है इसको एक बार समझना। पहला क्वेश्चन मुझे क्या दिया जा रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर हैज शार्प पीक फॉर हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, दैट इंप्लाइज दैट न्यूक्लियस इज, देखो शार्प पीक, जैसे मान के चलो शार्प पीक का मतलब यहां पे क्या है? शार्प पीक का मतलब यहां पर क्या है? शार्प पीक का मतलब यहां पर ये है, जैसे हीलियम आप ये देख रहे हो, ये लिथियम है और ये हीलियम है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? ज्यादा है। कैसी है? ज्यादा है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसी है? ज्यादा है। देखो कितने से ज्यादा है? 6 से ज्यादा है। लिथियम की 6 से कम है। तो इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि हीलियम जो हुआ ये लिथियम से ज्यादा स्टेबल हुआ। कैसा हुआ? लिथियम से ज्यादा स्टेबल हुआ। तो जो पीक आपको जो यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू बड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने नजदीकी जो है एलिमेंट से ज्यादा स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल देन इट्स नेबर न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए सेकंड जो पॉइंट हमें मिल रहा है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेज। तो मैं यहां पर आपको न्यूक्लियर फोर्सेज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाना चाहूंगा। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ताकि देखो अब न्यूक्लियर फोर्सेज आप समझते हो क्या? वो फोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिनको हम न्यूक्लियंस बोलते हैं, उनको चिपका करके रखता है, उसको हम न्यूक्लियस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। अब इस न्यूक्लियर फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इन चारों फोर्सेस में न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ना? स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल या स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स। ठीक, न्यूक्लियर फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है, मतलब ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में ये बिल्कुल सेम इंटेंसिटी सेम स्ट्रेंथ से लगता है। ऐसा नहीं है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रल पे कुछ होगा ही नहीं। नहीं, यहां पर क्या है भाई? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ये तो भाई साहब ये हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा अगर चार्जेस या पार्टिकल्स किसी सर्टेन रेंज यानी सर्टेन डिस्टेंस के अंदर है तो। ठीक है, इसके बाद ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, बस कुछ फर्मी तक ही, जैसे 8 से 10 फर्मी तक ही न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ जो है काम करती है, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करता। ठीक, तो इसलिए शॉर्ट रेंज फोर्स है। क्या कहा? इट बिकम्स रिपल्सिव एट डिस्टेंस लेस देन 0.8 फर्मी। अगर दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस 0.8 फर्मी से कम हो जाए तो ये फोर्स है वो कैसा होने लगेगा? रिपल्सिव होने लगेगा। ये न्यूक्लियर फोर्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, यहां पर आपको कर्व वगैरह सारी चीजें बताई जाएंगी। तो यहां पर देखो, तो जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है इसमें अब आप मुझे बताओ कि कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होगा। कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होगा? हमने चारों पॉइंट्स अभी पढ़े, देखिए जरा चारों पॉइंट्स हमने अभी पढ़े। तो इसमें देखो क्या दिया गया है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं लिखा है। यहाँ पे गलत स्टेटमेंट को पहचानना है, तो पहचान लो जरा कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो क्या लिखा हुआ है? द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली सेम। ये स्टेटमेंट तो सही है। ये लिखा है फोर्स इज अट्रैक्टिव फॉर डिस्टेंस लार्जर देन 0.8 फर्मी। से बड़ी डिस्टेंस के लिए ये फोर्स अट्रैक्टिव होता है, उससे छोटी डिस्टेंस के लिए रिपल्सिव हो जाता है। ये बात भी ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर देन कूलाम फोर्स, ये बात गलत है ना? तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए सही हो जाएगा। क्या लिखा है? न्यूक्लियर फोर्स कूलाम फोर्स से भी कमजोर है। ठीक, जो कि गलत है ना? न्यूक्लियर फोर्स दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स है। इसके साथ साथ ये नॉन सेंट्रल फोर्स है, मतलब सेंटर टू सेंटर अट्रैक्शन नहीं होता, ये अपने नजदीकी न्यूक्लियंस को अट्रैक्ट करता है, सेंटर टू सेंटर इसको मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो क्या लिखा है? व्हेन टू न्यूक्लियाई
जब दो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 10 या उससे जो है कम है, जब ये जुड़ते हैं, जब ये फ्यूज होते हैं, एक साथ कंबाइन करते हैं, तो आप मुझे बताओ कि क्या होता है, क्या होता है, क्या उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाती है या घट जाती है? जब हल्के हल्के 10 से छोटे छोटे जो है या 10 के बराबर के अगर मास नंबर जोड़ेंगे तो बताओ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी कि घटेगी? बोलिए जरा, क्या लिखा है इसमें, ऑप्शन दिया है, तो आपने इसको पकड़ लिया, अभी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसकी बढ़ जाएगी। बस ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है, क्योंकि ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, हाउ इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस फाउंड एक्सपेरिमेंटली, राइट रिलेशन बिटवीन न्यूक्लियस एंड मास नंबर। देखो आपको बता दें कि ये जैसे पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियस का साइज कैसे एस्टिमेट करा जाता है, तो ये हमने पढ़ा था एटम वाले चैप्टर में। जैसे ये मेरे पास एक गोल्ड फॉइल है, ठीक है, और मान के चलते हैं कि कोई अल्फा पार्टिकल इसकी ओर अप्रोच कर रहा है, तो ये अल्फा पार्टिकल के लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कुछ है। लेट्स से ये मान लेते हैं कि 4 फर्मी है, कितनी है, 4 फर्मी, ये डिस्टेंस। ठीक, तो इसका मतलब है ये अल्फा पार्टिकल इस 4 फर्मी से आगे नहीं बढ़ पाया। इसका मतलब यह हुआ कि इस 4 फर्मी के अंदर अंदर ही न्यूक्लियस है। तो यहां से हम अंदाजा लगाते हैं कि भाई ये वाले एटम की न्यूक्लियस 4 फर्मी से छोटी है, इससे बड़ी नहीं है। ठीक, कोई और न्यूक्लियस लिया हमने, उसके लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच कुछ होगी, तो वहां से अपन को एक एस्टिमेशन यानी कि अंदाजा लग जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच से कि भाई गोल्ड की न्यूक्लियस या कोई भी न्यूक्लियस साइज कितना होगा, है ना। तो हम यहां पे लिख सकते हैं बाय finding distance of closest approach, by finding distance of closest approach, the size of nucleus can be estimated। एक हमें अंदाजा लग जाता है कि न्यूक्लियस का साइज कितना हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा रेडियस और मास नंबर का जो रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। दैट इज, ये जो रेडियस है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यूब रूट ऑफ मास नंबर के। क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 होता है। ठीक, मास नंबर समझते हो, एक न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है टोटल। ठीक, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है R0, दैट R0 इंटू ए टू द पावर 3, और यहाँ 1/3, और R0 जो है यहाँ पर क्या है, R0 जो है इसकी वैल्यू है 1.2 फर्मी, 1.2 फर्मी। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी आपको जस्ट मिलने वाला है। ठीक, चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन ने लिख दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। अभी देखो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मैं आपको साइड दे दूंगा, आप इसको बढ़िया से जो है नोट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको समझ लें कि क्या दिया हुआ है हमारे को। ठीक है, देखिए अब आराम से इसकी आपको फाइल भी मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, या आप जानते हैं आप साथ में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन आपको समझ में जब आएगा जब आप पहले एक बार मुझे सुन लेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, है ना, उसी बारे में एक क्वेश्चन है। तो जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रल रेडिएशंस जो कि बेरिलियम न्यूक्लियाई से निकल रही थी, जब उसको अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड करा गया, समझा रहा हूं टेंशन मत लो, उन्होंने ये कंक्लूड करा, किसने, चैडविक ने कंक्लूड ये करा कि जो रेडिएशन जो निकल रही हैं ये जो है न्यूट्रॉन्स हैं, फोटोन नहीं है। क्या कहानी है ये मैं आपको भी समझा रहा हूं, सो दैट आपको डायग्राम वगैरह सब समझ में आ जाएगा। देखो कहानी कुछ ऐसी है कि एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में ये हुआ कि एक बेरिलियम की जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, उससे पहले की ये बात है कि बेरिलियम की शीट ली गई, और इस बेरिलियम की शीट पर क्या किया गया, एक अल्फा पार्टिकल या कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को जो है लिया गया। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल जो है इस पर जाकर के स्ट्राइक करेंगे। इसके बाद यहां पर एक पैराफिन या वैक्स जो है, वैक्स जिसको हम नॉर्मल आम भाषा में मॉम बोलते हैं, है ना, तो ये जो वैक्स की जो शीट है यहां पर इसको रखा गया। तो अल्फा पार्टिकल को जब स्ट्राइक कराया गया किसके ऊपर, बेरिलियम के ऊपर, किसके ऊपर, बेरिलियम के ऊपर, तो हमने देखा कि वैक्स में से भी कुछ ऐसा निकला जो कि जिसको हमने डिटेक्ट किया डिटेक्टर से कि भाई ये कैसा है, इसके अंदर से जो निकल रहा है, आप सोचो ये इसके अंदर से जो कुछ भी निकला
ये पॉजिटिव चार्ज था। अब भाई पॉजिटिव चार्ज था तो क्या हो सकता है, ये प्रोटॉन हो सकता है। क्या हो सकता है, प्रोटॉन। देखो तो अभी आप समझिए कि एक्चुअल में क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल्स आए, ये चैडविक ने पढ़ा उसके पहले की बात है। अल्फा पार्टिकल आए, बेरिलियम की शीट से टकराए, तो इसमें से कुछ निकला और वो कुछ जाकर के टकराया वैक्स से, वैक्स की एक शीट से, और इस वैक्स की शीट में से यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो है बाहर निकल रहा है, मतलब प्रोटॉन बाहर निकल रहे हैं, जिसको डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर लिया। सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दोगे तो भी पता पड़ जाए क्या बाहर निकल रहा है ना। तो देखो, तो अभी सोचा गया कि अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करे इस पे, बेरिलियम की शीट पे, तो यहां से एक्चुअल में क्या निकला, यहां से पहले सोचा गया कि यहां से गामा रेडिएशन निकल रही है। क्या निकल रही है, गामा रेडिएशन। क्या निकली, यहां से गामा रेडिएशन निकली। अच्छा, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने जब अप्लाई की, ये जब अपन ने यहां पर भी डिटेक्ट करने की कोशिश की, तो एक्चुअल में यहां पर जो भी निकल रहा है ना, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है पकड़ नहीं पाई, है ना, कैच नहीं कर पाई। इसका इसलिए सोचा कि इसमें से न्यूट्रल रेडिएशन निकल रही है, गामा रे। ठीक, लेकिन फिर चैडविक ने एक टाइम के बाद यह बताया कि ये जो गामा रेडिएशंस हैं, उसने और स्टडी किया, इनमें इतनी ताकत नहीं है कि इसमें से प्रोटॉन को बाहर निकाल दे। गामा रेडिएशन को बाहर निकलने के लिए, इसको प्रोटॉन से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो उस गामा रेडिएशन के पास नहीं है। इसका मतलब है कि जो गामा रेडिएशन या सिंपल फोटोन तो नहीं है, ये कोई पार्टिकल है जो इस बेरिलियम की शीट में से निकला और इसमें जाकर के टकराया। ठीक, तो इस पार्टिकल, क्योंकि ये न्यूट्रल था, तो इसको नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन। क्या नाम दे दिया गया, न्यूट्रॉन। तो बस इसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये चीज यहां पर आपको एक्सप्लेन करने को कही जा रही है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखो एक बार, एक आप पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। तो क्या कहा गया कि ही कंक्लूडेड दैट एमिटेड, मतलब ये बात कही जा रही है कि चैडविक ने जो स्टडी वगैरह की, हाँ, बेरिलियम न्यूक्लियस को स्ट्राइक कराया, जो है बॉम्बार्ड कराया अल्फा पार्टिकल से, तो उसने ये कंक्लूड करा कि जो रेडिएशन है वो, ये मतलब जो रेडिएशंस नहीं है, ये क्या है, ये न्यूट्रॉन है, मतलब फोटॉन्स नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये देखो देखने को मिल रहा है, और यही चीज यहां पर लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है भाई, मैं पढ़वा देता हूं आपको। यहां पर लिखा है कि जब बेरिलियम न्यूक्लियाई को बॉम्बार्ड कराया गया अल्फा पार्टिकल से, तो पाया गया पहले कि न्यूट्रल रेडिएशन है जो कि प्रोटॉन को बाहर निकाल सकती है ना। इसके बाद क्या कहा गया, द ओनली न्यूट्रल रेडिएशन उस टाइम पे जो पता थी, उसको हमने क्या बोला, फोटोन बोला। क्या बोला, फोटोन। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन, इसके बाद देखो क्या लिखा गया है आगे, आप यहां पर लिख भी सकते हैं, द एनर्जी ऑफ फोटोन। आप इसको काट दें, इसको काट के आप सिंपल इतना जो है लिख सकते हो, मैं इसको हटा ही दूंगा जब आपको शेयर करी जाएगी फाइल। ठीक है, आप इतना काट दो। अब उसके बाद आप यहां से लिखो, द एनर्जी ऑफ फोटोन वुड हैव टू बी मच हायर देन is available from the bombardment of beryllium nuclei with alpha particle, है ना। So Chadwick assumed that neutral radiation consists of a new type of neutral particle called neutron। पढ़ लेना एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है वो क्या है, देखो अब इसमें एकदम सिंपल से बेसिक क्वेश्चंस आपको मिलने हैं। टू न्यूक्लियाई में हैव सेम रेडियस, इसका आंसर आप खुद ही बता, पढ़ोगे नहीं फिर भी देखो, कहा जा रहा है दो न्यूक्लियाई जो हैं इनके पास सेम रेडियस है, रेडियस सेम है, लेकिन इनके पास अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकते हैं। इस बात को आप एक्सप्लेन करिए, सीबीएसई ने टर्म 2 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्या कहा जा रहा है, तो देखो सिंपल सी बात है भाई, अगर मेरे पास दो रेडियस हैं, क्या है, मेरे पास दो रेडियस हैं, या कहूं कि दो न्यूक्लियस हैं जिनकी सेम रेडियस है, तो क्या वो सेम रेडियस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, भले ही इसके पास अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो। ठीक, क्योंकि देखो रेडियस किस बात पे डिपेंड करती है, रेडियस तो डिपेंड कर रही है एटम, रेडियस डिपेंड कर रही है मास नंबर पे। मतलब दो न्यूक्लियस जो है, दो न्यूक्लियस अगर दोनों की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ठीक समझ रहा, तो अगर इसके पास, इसका मास नंबर 150 है और इसका मास नंबर भी 150 है, ठीक, तो दोनों की रेडियस सेम होगी। लेकिन जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि इसके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, 75 80 प्रोटॉन 70 न्यूट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, 70 न्यूट्रॉन 80 प्रोटॉन हो सकते हैं, या 90 न्यूट्रॉन
60 प्रोटॉन, कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि ये चीज पॉसिबल है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों के अंदर सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों का जो सम है वो बराबर होना चाहिए। मतलब दोनों का मास नंबर बराबर होना चाहिए, क्योंकि रेडियस जो है ये मास नंबर पे डिपेंड करती है। इस बात से कोई मतलब नहीं है कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होना चाहिए। टोटल टोटल की बात कर रहा हूं मैं, है ना। बस ये चीज आपको यहां पर बताई गई है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो हमने लिखा हुआ है। साइज ऑफ न्यूक्लियाई डिपेंड्स ऑन मास नंबर, सो फॉर सेम रेडियस टू न्यूक्लियाई two nuclei should have total number of neutron, two nuclei total number of neutron proton should be same, ठीक है। फॉर सेम रेडियस ऑफ टू न्यूक्लियाई यहां पे लगाना टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन शुड बी सेम, ठीक है। अब सेंटेंस ही अपना करेक्ट हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या दिया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिख करके दिया गया कि भाई फ्यूजन और फिजन के बीच में आपको दो रिलेशन रखने, दो डिफरेंस लिखने हैं। तो अभी आप सब लोग समझते हैं कि फिजन और फ्यूजन क्या होता है। जब दो हल्के न्यूक्लियाई मिल जाते हैं और उससे एक हैवी न्यूक्लियस बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। और उस प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक, वो हीट के फॉर्म में आपको मिल जाएगी, ठीक। तो देखो ये आपको मिल रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या है, फ्यूजन मतलब फ्यूज टुगेदर, कंबाइन होना, कि दो हल्के न्यूक्लियाई जब मिलकर के एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं तो ये क्या है भाई, ये न्यूक्लियर फ्यूजन है, ठीक। अब इस प्रोसेस में कम एनर्जी रिलीज होती है, जबकि फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद ये जो फिजन जो प्रोसेस है ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी पॉसिबल है, जबकि फ्यूजन जो रिएक्शन है ये हाई प्रेशर, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में ही पॉसिबल होती है, जैसे कि सन के अंदर। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, ये नेसेसरी कंडीशंस हैं फ्यूजन की। याद रखेंगे कि भाई साहब जब दो न्यूक्लियस को, जैसे एक हाइड्रोजन को आकर के टकराना है, तो अब ये दोनों जाकर के चिपक जाएं, ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा बस जब भी पॉसिबल है जब इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो और बहुत ज्यादा टेम्परेचर से आकर के जाकर के ये जो है टकराएं। समझो, अगर ये हल्के हल्के से आएंगे दोनों की न्यूक्लियस के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्जन। तो आपको समझना है कि इस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होना चाहिए कि ये रिपेल हो पाए उससे पहले ही जाकर के टकरा जाएं, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर होने से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये बहुत हाई हो जाती है, ठीक। इसके साथ साथ जब हाई प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर से क्या होगा, ये दोनों अलग अलग नहीं हो पाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन की जो फ्रीक्वेंसी होगी ये बढ़ जाएगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ कोलिजन अगर बढ़ जाएगा तो ज्यादा रिएक्शन वहां पर होगी। तो फ्यूजन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, फ्यूजन के लिए कि हाई प्रेशर, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर और टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। ये डिफरेंस वगैरह कई बार पूछे गए हैं, ठीक। इसमें देखो अब बी पार्ट जो दिया जा रहा है, बी पार्ट का ये किसका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया ए पार्ट का। बी पार्ट जो पूछा गया है इसमें क्या लिखा है, दो न्यूक्लियाई हैं जिनका मास नंबर 2:5 है, जिनका मास नंबर 2:5 है। तो इनकी न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैं कहूंगा मास नंबर, ठीक है। न्यूक्लियर डेंसिटी सभी की सेम है, हाँ, तो मैं लिखूंगा चाहे कोई भी जो है मास नंबर हो, न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर एवरी न्यूक्लियस। हर किसी के लिए जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो सेम है ना। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में, चाहे वो आपके पास यूरेनियम हो, थोरियम हो या फिर कोई भी एलिमेंट हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब में या 0.001 सेंटीमीटर क्यूब में जितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक एलिमेंट के अंदर आएंगे उतने ही दूसरे के अंदर आएंगे। ऑल्दो हम इस चीज को प्रूव भी करेंगे क्योंकि आपसे डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियर डेंसिटी चाहे कितना भी रेशियो बना रहे, कुछ भी बना रहे, सेम रहेगी सबके लिए। कितनी वैल्यू है इसकी, ये 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब ये निकल के आएगी, है ना। इस नंबर को अपन एक बार और चेक कर लेंगे अगर मेरे मुंह से गलत बोल गया हो तो, ठीक है। देखिए गाली, देखो क्या दिया जा रहा है, व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 125x इफ दैट ऑफ एल्यूमिनियम इज 3.6 फर्मी। देखो क्या दिया जा रहा है कि यदि एल्यूमिनियम जिसका मास नंबर 27 है,
तो और इसकी रेडियस कितनी दी जा रही है 3.6, मास नंबर ऊपर लिखते हैं, ठीक। तो आपको ये बताना है कि वो एलिमेंट, जैसे कोई एलिमेंट एक्स जिसका मास नंबर 125 है, जिसका मास नंबर 125 है, तो उसकी जो रेडियस होगी उसके न्यूक्लियस की वो कितनी होगी। चलो पहले कमेंट सेक्शन में आपको मुझे ये बताना है कि ये किसका मास नंबर 125 होता है, मतलब इस एक्स एलिमेंट को पहचानना है आपको, ठीक है, इस एक्स एलिमेंट को पहचानना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन बता देना कितने बच्चों को याद है कि 125 वाला मास नंबर किस एलिमेंट का है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात, हम क्या करेंगे, हमारे पास पता है हमें कि R इज इक्वल टू होता है, R नॉट ए टू दी पावर 1/3, आर नॉट आपको पता है, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मुझे एक्स की रेडियस निकालनी है, तो एक्स का एटॉमिक मास अपॉन, या मास नंबर में कहूंगा, अपॉन एल्यूमिनियम की रेडियस अगर मुझे निकालनी है, ठीक, तो यहां पर आर नॉट जो कि सबके लिए सेम है, और एल्यूमिनियम का कि मास नंबर के ऊपर पावर 1/3। तो आप यहां पर देखेंगे कि आर नॉट से तो आर नॉट कट जाएगा, आर एक्स अपॉन एल्यूमिनियम की जो रेडियस मुझे मिल रही है दैट इज 3.6 फर्मी, ठीक, जिसको फर्मी में ही पुट करूंगा। अब देखिए, अब एक्स का जो मास नंबर है दैट इज 125 अपॉन एल्यूमिनियम का मास नंबर है दैट इज 27, इन दोनों के ऊपर पावर 1/3, 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है। तो यहां पर मुझे मिल जाएगा आर एक्स बाय 3.6 फर्मी इज इक्वल टू 5, क्यूब रूट 125 का 5 होगा, 27 का 3 होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 1.2 जाएगा, आर एक्स इज इक्वल टू 1.2, 12 पंजे 60 होता है, इसका मतलब इसका आंसर मेरे पास 6.0 फर्मी ये हो जाएगा, ठीक है। बस इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये देखो, ये ऐसा है, ये 2022 में सीबीएसई ने ही पूछा है, ये अलग से थोड़ी ना बने हैं। ये देखो 2020 में पूछा गया सीबीएसई क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये भी सेम क्वेश्चन है। ये आपको निकाल के बताना है कि एल्यूमिनियम की जो रेडियस है वो 3.6 फर्मी दी हुई है, तो आपको कॉपर की निकालनी है। किसकी? कॉपर की। तो आप लिख सकते हैं कॉपर की निकालनी है, रेडियस ऑफ कॉपर आपको निकालना है, आर नॉट ए टू दी पावर 1/3, ये किसके लिए? कॉपर के लिए, ठीक, अपॉन आपको किसके लिए दी हुई है? एल्यूमिनियम के लिए, अपॉन आर नॉट ए टू दी पावर एल्यूमिनियम के लिए दी हुई है कितनी? 1/3। आपको बता दूं अगर सिंपल एक ही उसकी निकालनी होती तो आर नॉट की वैल्यू 1.2 फर्मी पुट करते, फर्मी समझते हो 10⁻⁻15, तो आपका आंसर आ जाता। आर कॉपर अपॉन एल्यूमिनियम की 3.6 फर्मी दी हुई है, 3.6 फर्मी, ठीक, इज इक्वल टू, ये आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर ये कितना दिया हुआ है कॉपर के लिए? 64 मास नंबर है, और इसके लिए 27 मास नंबर है, पावर 1/3 है। कितना आएगा इसका आंसर बताएं जरा? कॉपर की निकालनी है 3.6 इस साइड चला जाएगा, इंटू यहां बचेगा 4/3, 4/3 बचेगा, और ये कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, तो 3 से ये 1.2 आ जाएगा। तो कॉपर की जो रेडियस हो जाएगी दैट इज 4.8 फर्मी, 4.8 फर्मी। बस ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा है दैट इज, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि विच फिजिकल क्वांटिटी इन न्यूक्लियर रिएक्शन इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू क्यू वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन। देखो यहां पर क्या दिया जा रहा है, जैसे मान के चलो कि कोई भी जैसे न्यूक्लियर फिजन होती है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन में से यूरेनियम टूटता है न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन कराने से, तो यहाँ पर बेरियम मिल रहा है, क्रिप्टॉन मिल रहा है, ठीक, न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, प्लस कुछ हीट मिल रही है, मतलब कुछ एनर्जी मिल रही है। क्या मिल रही है? कुछ एनर्जी, और इस एनर्जी को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, समझना। एक यूरेनियम हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, जब यहां पर न्यूट्रॉन यूरेनियम से जाकर के टकराया तो यहां पर क्या हुआ? बेरियम मिला, क्रिप्टॉन मिला, कुछ न्यूट्रॉन फ्री हुए यहां से, और कुछ एनर्जी हमें मिली। ये एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्यू से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू। क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू। तो यहां पर देखो पहले मैंने आपको लिख दिया कि क्यू वैल्यू क्या है, तो यहां लिखा है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कौन सी क्वांटिटी है जो कि क्यू वैल्यू के इक्विवेलेंट है। तो पहले क्यू वैल्यू समझ लो क्या है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होती है, रिलीज हुई होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्यू वैल्यू। अब ये एक्चुअल में क्यू वैल्यू क्या है? ये क्यू वैल्यू है टोटल चेंज इन एनर्जी, टोटल चेंज इन, देखो न्यूट्रॉन की मतलब रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की जो फाइनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? उसी को हम बोल रहे हैं
टोटल चेंज इन एनर्जी, ठीक है, और टोटल रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी किसको कहा जा रहा है? ये जो डेल mc स्क्वायर है ना, मास डिफेक्ट इनटू, देखो स्टार्टिंग में इस रिएक्शन में कुछ मास डिफेक्ट होगा, आप समझो, जैसे इंडिविजुअल प्रोटॉन इंडिविजुअल न्यूट्रॉन का जो मास है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग 238 न्यूक्लियॉन्स का मास जो होना चाहिए था। उसके बाद हमने देखा कि जब हमने इसको जोड़ दिया, किसको किसको जोड़ दिया, यूरेनियम 238 की न्यूक्लियस बनी, उसका मास कुछ और आ रहा है। तो यहां पर जो मास डिफेक्ट है, यहां पर भी कुछ मास डिफेक्ट होगा। बेरियम और क्रिप्टॉन के लिए हमने जो है सबको जोड़ा, तो एक्चुअल में इन दोनों के मास डिफेक्ट यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो दोनों के मास डिफेक्ट के कारण यहां पर जो एनर्जी होगी, यहां पर भी देखो, क्योंकि क्यू वैल्यू किससे निकालोगे, डेल एम इंटू सी स्क्वायर से, ठीक। तो आप समझो कि यहां पर जो एनर्जी होगी और कुछ एनर्जी यहां पर होगी, दोनों एनर्जी में जो चेंज आ रहा है उसी को आप क्यू वैल्यू से के बराबर मान सकते हैं ना। तो टोटल रेस्ट मास एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, इसी को हमने क्या बोला, या सिंपल मैं इसको लिख देता हूं, टोटल चेंज इन रेस्ट मास एनर्जी को हम और क्या बोल सकते हैं, किसके बराबर मान सकते हैं, क्यू वैल्यू के बराबर मान सकते हैं, है ना। रिएक्टेंट में जो भी आपने एनर्जी जो यहां पर निकल के आ रही है, प्रोडक्ट में जो भी एनर्जी यहां निकल के आ रही है, वो दोनों अलग अलग होंगी, ठीक। और उसी चेंज इन एनर्जी को, टोटल चेंज इन रेस्ट मास एनर्जी को हम क्या किसके इक्विवेलेंट रख देते हैं, क्यू वैल्यू के बराबर, ठीक है। आपको लिखना क्या है, ये आप यहां से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो मिल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या है भाई, सबसे पहले तो न्यूक्लियर फोर्स के दो फीचर्स इसमें पूछे हैं, अभी हम चार बता देते हैं आपको, ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। दूसरी चीज, यहां पर हमें ग्राफ बनाने को कहा जा रहा है, जो ग्राफ हमें पोटेंशियल एनर्जी और न्यूक्लियस के बीच की सेपरेशन के साथ बनाना है, ठीक है। और इसी ग्राफ में ये बताना है कि फोर्स कब अट्रैक्टिव और जो है रिपल्सिव हो जाएगा, ठीक। तो अभी देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फोर्स अट्रैक्टिव कब होगा, जब 10 फर्मी से छोटी डिस्टेंस होगी, ठीक। 10 फर्मी पर छोटी डिस्टेंस होगी तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। 0.8 फर्मी से डिस्टेंस को अगर आप घटाते हैं तो फोर्स रिपल्सिव बन जाएगा, ठीक। तो आप ये देखिए कि यहां पर जैसे अगर फोर्स के बीच में बताना होता तो देखो मैं आपको ऐसे बताता कि फोर्स जो है ये अट्रैक्शन 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 हो रही है। अगर डिस्टेंस 0.8 फर्मी से छोटी होगी तो क्या होगा, ये फोर्स रिपल्सिव में, देखो ये अब अट्रैक्शन कम होने लगा, अट्रैक्शन कम होने लगा, अट्रैक्शन कम, अब ये किस में कन्वर्ट होने लगा, रिपल्सिव में। तो आप इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी के लिए समझ सकते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी और ये आर के बीच में, यानी डिस्टेंस के बीच में ग्राफ है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियन। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, नेगेटिव वैल्यू में बढ़ रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम हो गई और उसके बाद नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम हो गई, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, जीरो। और उसके बाद जैसे फोर्स रिपल्सिव हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। समझो नेगेटिव फोर्स में यानी अट्रैक्शन फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है और रिपल्सिव फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। जैसा क्वेश्चन में कहा गया उसके अकॉर्डिंग आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। और आप बता सकते हैं कि बियॉन्ड 0.8 फर्मी व्हेन डिस्टेंस ग्रेटर देन दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव, हाँ, एंड व्हेन डिस्टेंस डिक्रीजेज देन 0.8 फर्मी फोर्स बिकम्स रिपल्सिव, फोर्स रिपल्सिव होने लगता है, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, शो दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। बताना है कि न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती। अल्टीमेटली आपको न्यूक्लियर डेंसिटी का डेरिवेशन यहां पर करना है। तो देखो न्यूक्लियर डेंसिटी का डेरिवेशन के लिए क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैंने कहा एक न्यूक्लियन का मास स्मॉल एम है तो एन न्यूक्लियन का मास कितना हो जाएगा, ये देखो एन न्यूक्लियस का मास कितना हो जाएगा, एन, कैपिटल एन का इनटू कर दो। लेकिन यहाँ पे कैपिटल एन की जगह क्या है, मास नंबर। देखो सोचो कि एक न्यूक्लियन का मास स्मॉल एम है, लेकिन एक न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियन है टोटल, कैपिटल ए। तो यहाँ पर कैपिटल ए का इनटू हो गया तो टोटल मास इतना निकल के आ गया। तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कितना है एम इंटू ए, वॉल्यूम 4/3, कंसीडरिंग कि न्यूक्लियस एक स्फीयर है और कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर दैट इज रेडियस ऑफ दैट स्फीयर या फिर न्यूक्लियस। अभी हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये क्या मिल रहा है, ये हमने इसको रो यानी न्यूक्लियर डेंसिटी बोला, पावर a/3 है तो यहां से ये 3 से 3 कटेगा, r0 के ऊपर पावर आ जाएगी। तो इस प्रकार से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियर डेंसिटी की जो वैल्यू निकल के आ रही है, यानी कि न्यूक्लियर डेंसिटी हमारे पास ये निकल के आ रही है, जिसके अंदर a मिसिंग है। a क्या है,
ए मिसिंग है। ए मिसिंग है मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी हम यहां से बोल सकते हैं कि ये मास नंबर पे डिपेंड नहीं कर रही है। और ये कितनी निकल के आई 2.2 × 10⁻17 kg/m³, जो कि सभी के लिए होगी, चाहे कोई सा भी न्यूक्लियस हो, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखा हमने हेंस डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस सेम फॉर ऑल एलिमेंट विच इज वेरी मच लार्जर देन ऑर्डिनरी मैटर, और ये डेंसिटी किसी भी ऑर्डिनरी मैटर से बहुत ज्यादा है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया जा रहा है। यहां पर दिया जा रहा है फॉर ए न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट अंडरगो फ्यूजन टू फॉर्म हैवियर न्यूक्लियस विद release of energy which of two parent or daughter nuclei would have हायर बाइंडिंग एनर्जी। देखो मैं आपको बता दूं कि जो रिएक्टेंट जो खुद जो टकराती हैं न्यूक्लियॉन्स, उसको आप क्या बोलते हैं, जो टकरा रही हैं, जो पास आ रही हैं, जो मिल रही हैं, उसको आपने पेरेंट न्यूक्लियाई बोला, और उसका बाय प्रोडक्ट जो है उसको आपने डॉटर न्यूक्लियाई बोला। तो अभी जब हमने इस सेशन को स्टार्ट करा था तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको यही तो बताया था कि दो न्यूक्लियाई जो मिल रही हैं वो इसीलिए तो मिल रही हैं ताकि दो न्यूक्लियाई जो मिल रही हैं वो इसीलिए तो मिल रही हैं ताकि वो स्टेबिलिटी को अचीव करें। किसको अचीव करें? स्टेबिलिटी को। एक न्यूक्लियाई जो टूट रही है वो इसीलिए तो टूट रही है ताकि वो स्टेबिलिटी को अचीव करें, और उनका जो स्टेबिलिटी को अचीव करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उनकी बढ़ जाएगी। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी होगी, तो जो प्रोडक्ट जो बनेगा यानी कि जो डॉटर न्यूक्लियाई होंगी उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई ज्यादा होगी, पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी, है ना। तो डॉटर न्यूक्लियाई विल हैव हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। चलिए तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, ये तो चलो मैंने आपको ये चीज आपको यहाँ पर समझा दी है। बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में कुछ चीजें आप और भी जान लीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझनी है कि भाई एवरेज बाइंडिंग एनर्जी लाइटर न्यूक्लियाई के लिए कितनी है, बहुत छोटी, 1s2 1s3 के लिए बहुत कम है। Fe2656 के लिए बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम है 5.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो ये बताता है कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है या स्टेबल है। जिनके पास पीक है उनके पास देख रहे हो, ये हमने इंपॉर्टेंट फीचर्स ये पढ़े कब, जब हमने वन शॉट करा, जब हमने रिवीजन वाली जो है वीडियो की, तो उसमें सारी चीजें ये अलग से हमने समझा दी कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। तो सारी चीजें यहाँ पर आपको जो है ऑलरेडी मिल जाएंगी। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्या लिखा है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन, फिजन की प्रोसेस को समझाओ और फ्यूजन की प्रोसेस समझाओ यूजिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व विद मास नंबर। देखो तो आपको फिजन और फ्यूजन की प्रोसेस समझाना है। तो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि फिजन क्यों हो रहा है, फिजन क्यों हो रहा है। देखो जिनका मास नंबर 120 से ज्यादा है उनमें फिजन क्यों हो रहा है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी को अचीव करें, टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है, बात ये समझ में आ रही है। और फ्यूजन भी क्यों हो रहा है, एक मिनट, ये किसके बारे में है, चलिए, हैवियर न्यूक्लियर अंडरगो फ्यूजन टू फॉर्म स्टेबल डॉटर न्यूक्लियर, ठीक है। तो बस ये चीज आपको बतानी है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व को ड्रॉ करके आपको ये बताना है कि भाई साहब ये फ्यूजन और फ्यूजन में ये किस तरीके से कर्व मदद कर रहा है, ठीक है। तो उस कर्व से हमें ये पता पड़ रहा है कि वो टूट करके स्टेबल न्यूक्लियाई बनाना चाहती हैं, ठीक। तो यही चीज फ्यूजन में और फ्यूजन में लिखी हुई, आराम से आप पढ़ लो। आप जो एक एक शब्द पढ़ोगे वो आपको मिलेगा कि सर ने एक्सप्लेन हमें कर दिया है, ठीक, और ऐसे ही आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है प्लॉट ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी कि फिर से आपको ग्राफ बनाना है। तो आप ये ग्राफ अच्छे से रट लो, बढ़िया तरीके से इसको याद कर लो, ठीक है। इस चैप्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। और आपको ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी ये एक्सप्लेन करती है कि कौन सी प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स एक्सप्लेन द अप्रोक्सीमेट कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन द रेंज ऑफ 30 to 170, how does one explain the release of energy both processes fission and fusion from the graph। देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि आपको जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 30 to 170 की जो मिल रही है वो लगभग आपको सेम मिल रही है, ठीक। जैसे अगर आप यहां से देखें, जैसे अगर आप यहां से देखो कि 30 to 170 के बीच में जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ये लगभग देखो ये सबकी वैल्यूज कितनी है, देखो 8 से ज्यादा ही बैठ रही है। ये देखो 30 करीब यहां पे होगा
तो 30 से लेकर के 170 ये कहां तक पहुंच रहा है, करीब यहां तक हमारे पास पहुंच रहा है, यानी कि सबकी वैल्यू लगभग 8 से बड़ी ही है। तो कह रहा है कि ऐसा क्या कारण है कि 30 से लेकर के 120 तक ये जो अप्रोक्सीमेट कांस्टेंसी बनी हुई है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू लगभग हमें देखने को मिल रही है। तो इसका कारण है, इसका सिंपल सा आंसर है सैचुरेशन इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। क्या इसका कारण है? सैचुरेशन इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, देखो एक्चुअल में क्या होता है, मैंने आपको इससे पहले बताया कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है। मतलब इसको ऐसा है कि चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव उससे मतलब नहीं है, एक सर्टेन डिस्टेंस तक ये न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे आप मान के चलो कोई न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो गया तो डिस्टेंस अब बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गई तो इस डिस्टेंस पर जैसे ये प्रोटॉन रखा होगा, सोचो एक्चुअल में क्या बताया जा रहा है, चलो ठीक है इसी में देख लो। तो अगर जैसे मान के चलो एक पर्टिकुलर, जैसे मान के चलो ये डिस्टेंस 6 फर्मी तक है या 8 फर्मी तक है, ठीक है ऐसा मान लेते हैं 8 फर्मी तक या 10 फर्मी तक। तो अब 10 फर्मी के अंदर अंदर ये प्रोटॉन और प्रोटॉन तो एक दूसरे को लेट से अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन मान के चलो न्यूक्लियस का साइज बड़ा है, यूरेनियम 238 हो गया, तो अब मान लेते हैं कि ये एक और प्रोटॉन है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो बड़ी न्यूक्लियस है ना उसके लिए क्या होगा, ये प्रोटॉन क्योंकि अब ये डिस्टेंस बढ़ गई ना, और कूलम और यहां पर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो तो शॉर्ट रेंज फोर्स है, तो अब इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन नहीं होगा, इनके बीच में रिपल्जन होगा, फिर ये टूटने लगेगी। तो इसका मतलब है इसकी स्टेबिलिटी घटने लगेगी। जबकि 30 से 170 जिनका मास नंबर है उनकी रेडियस उनके न्यूक्लियस की इतनी है कि वो शॉर्ट रेंज फोर्स यानी कि न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में आ रहा है। ठीक, तो उसको तोड़ पाना उतना आसान नहीं है। ठीक, तो बस वही चीज। और हैवी न्यूक्लियस तोड़ पाना आसान क्यों हो रहा है, क्योंकि हैवी न्यूक्लियस तोड़ पाना आसान क्यों हो रहा है, मतलब उनकी जो रेंज है वो 8 से नीचे क्यों कर रही है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्योंकि उनकी न्यूक्लियस साइज बड़ा हो गया तो फोर्स वहां सैचुरेट हो गया, मैक्सिमम के बाद एकदम खत्म, उससे ज्यादा नहीं जो है कैच कर पाएगा। ठीक है, तो वहां पर वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्यों जो है गिर रही है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स के वो बाहर जा रहे हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो वो बात मैंने यहां पर लिखी हुई है, इट इज ड्यू टू द सैचुरेशन इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये फोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, फॉर हैवी न्यूक्लियर मतलब हैवी न्यूक्लियस के लिए जिनका साइज न्यूक्लियर फोर्स की रेंज से ज्यादा होता है उनके लिए क्या होता है कि उनके लिए जो सो ए न्यूक्लियस इंटरैक्ट ओनली विथ, तो कहा गया है कि भाई जो न्यूक्लियस है बस किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, अपने नेबरिंग जो है न्यूक्लियस के साथ। आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि भाई कूलम फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियाई या न्यूक्लियंस हुज साइज या कहूं हुज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 10 फर्मी। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, बाकी यहां पर जो लिखा गया है आप उसको ही लिखें, काफी है आपके लिए। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया जा रहा है इसमें लिखा है भाई इक्वेशन को आपको कंप्लीट कर देना है। अब इक्वेशन को कंप्लीट कैसे करोगे, बस एक बात याद रखो, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके या कहूं कि जितना टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपके रिएक्टेंट में होते हैं उतना ही आपके प्रोटॉन जो है प्रोडक्ट में होने चाहिए। तो यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि अगला प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, अगला एलिमेंट यहां पर जो मिसिंग है वो क्या होगा। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको काउंट करूं नीचे कितना है 5 जो है प्रोटॉन है, यहां पर 0 है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है सेम होना चाहिए दोनों साइड। ठीक, तो देखो 5 और 0 तो टोटल कितना होना चाहिए, इस साइड भी नीचे 5 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए 5। ठीक है, अब ऊपर देखो कितना दिया हुआ है, ऊपर दिया है 10, ऊपर कितना दिया है 10, और क्या दिया है यहां दिया है 1 11, क्या दिया है 11। ठीक है, तो अब यहां पर ये देखो कि 5 ये हो गया, 10 और एक 11, 11 यहां पर मास नंबर है और यहां पर ऑलरेडी 4 दिया हुआ है। तो आप सोचो, एक मिनट सोचो जरा कि ऊपर कितना होना चाहिए 10 और एक 11, 11 में 4 गए तो कितना बचा 7, तो ऊपर लिखा होना चाहिए 7। ठीक है, अब यहां पे देखो 5 और 0 मतलब टोटल 5, और 5 में से 2 ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है, तो नीचे कितना होना चाहिए, नीचे होना चाहिए 3। तो बताओ कौन सा एलिमेंट है जिसका मास नंबर 7 है और एटॉमिक नंबर 3 है, तो हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, तो यहां पर Li आ जाएगा। इसका आंसर क्या है Li, मतलब आपको बस ये देखना है कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर का जो सम है वो एकदम सेम रहना चाहिए, मतलब उसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं आना चाहिए। ठीक, चलिए अगला देखो यहां पर क्या दिया हुआ है कि 42 मोलिब्डेनम 94, ठीक, और यहां पर 1 दिया हुआ है। देखो तो 42 और 41 ये कितना हो गया 43 हो गया 43, तो मतलब एटॉमिक नंबर 43 ही होना चाहिए। और यहां क्या लिखा है
43, तो यहां पर 43 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 43 एटॉमिक नंबर में से 43 यहां पे मिल गया, माइनस कर दिया, तो यहां पे 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या, ऊपर 92 और 2 मास नंबर एंड 96 मास नंबर। ठीक है, 96, और यहां पे कितना दिया, 95 ऑलरेडी दिया है, तो कितना मास नंबर बच रहा है? 1। तो मास नंबर में कौन कंट्रीब्यूट करता है? जो एटॉमिक नंबर में नहीं करता, वो न्यूट्रॉन है। तो यहां पर इस तरीके से अपन पता कर लेंगे। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, प्रोटॉन करते तो यहां पे 1 लिखना पड़ता ना, तो और अगर 1 लिखते तो यहां 43 दिया है और यहां 44 हो जाता, तो फिर वो कंडीशन वैलिड नहीं होती। ठीक है, उम्मीद करूंगा यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है देखिए जरा, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिएक्शन में कंजर्व रहते हैं, जैसे हमने पिछली में देखा कि अगर इस साइड 43 प्रोटॉन न्यूट्रॉन टोटल है, तो इस साइड भी टोटल 43 होने चाहिए। अगर मैं टोटल काउंट कर रहा हूं, अगर इस साइड टोटल मास नंबर 100 है, तो इस साइड भी 100 होना चाहिए। तो कहा जा रहा है कि ये बताओ किस प्रकार से यहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, एक एग्जांपल देकर के बताओ। तो देखो यहां पर क्या कहा गया, आप समझते हैं एनर्जी किस प्रकार से रिलीज होती है। जो बाइंडिंग एनर्जी है, दोनों साइड आप देखते हैं, दोनों साइड आप ये देख रहे हो कि मासेस का जो डिफरेंस आ रहा है, वही डिफरेंस बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में यहां पर हमें रिलीज हो जाता है। और एग्जांपल के तौर पे आपको ये दिया गया है, जैसे अगर आप यहां पर इनका जो है मास आप जो है कैलकुलेट करेंगे दोनों का, प्लस इनका अगर आप मास कैलकुलेट करेंगे, तो इन दोनों मासेस में आपको डिफरेंस नजर आएगा। यानी कि एलएचएस में जो सम ऑफ टोटल मास है, ठीक है, प्लस आरएचएस में जो सम ऑफ टोटल मास है, या मैं कहूंगा सम ऑफ मास आप निकालेंगे तो डिफरेंट आएगा। और यही जो डिफरेंस है, ये किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है? ये एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। तो वो चीज यहां पर लिखी गई है, बस यही आपको लिखना है। तो ये जो स्क्रीनशॉट मैंने चिपका दिया आपको नेट से निकाल करके, वो क्या है? वो एक्चुअल में लिखने का बस तरीका आपको बता रहा है। ठीक, काफी बड़ा था इसलिए मैंने अपने हाथ से नहीं लिखा बस इसको। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट आपको क्या दिया जा रहा है? नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, इस टाइप का एक क्वेश्चन आप और कर लें। बाकी जिन बच्चों ने मेरा जो हमने जो बड़ी वाली वन शॉट की हुई थी 2 घंटे की, उसमें भी एक आध क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको करें, काम हो जाएगा आपका। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि फिर से फिजन और फ्यूजन। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि एक चीज जरूर से ध्यान रखना, जो जो चीजें आपको पढ़नी है वो मैं आपको बता देता हूं कि फिजन फ्यूजन, इसमें एक एक दो जो रिएक्शन हमने करी है, फिजन और फ्यूजन की 2 रिएक्शन, इनको जरूर कर लेना। ये रिएक्शंस और किस रिएक्शन में कितनी एनर्जी मिल रही है, इनको जरूर से पढ़ लेना। ये सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बहुत काम आने वाली है। ठीक, चलिए क्वेश्चन हमें वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी वाले भी पूछे जाते हैं। ये देखो बाइंडिंग एनर्जी में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि आपको बताना है कि इस प्रोसेस में कितनी जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। रिएक्शन आपको यहां पर लिख करके दे दी कि ये रिएक्शन है 1H2 प्लस 1H3 मिलकर 2He4 प्लस 0N1 ये बना रहा है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि आपको यहां पर एनर्जी जब निकालनी होती है, तो एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर। जितना भी मास डिफेक्ट आया है उसमें सी स्क्वायर का इंटू कर दो। ये आपके पास एक तरीका है, या फिर ये तरीका है कि मास डिफेक्ट निकालो जिसकी वैल्यू AMU में होगी, एटॉमिक मास यूनिट में, जिसको हम सिंपल U भी लिखते हैं, और 1 AMU की वैल्यू क्या है बस वो आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो देखो मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे? तो मास डिफेक्ट निकालने का तरीका क्या है? डेल एम इज इक्वल टू, आप यहां पर देखो, मास ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। बस ये बात आपको करना है, तो आपको मास डिफेक्ट मिल जाएगा। अभी हम क्या करेंगे कि देखो सारी वैल्यूज आपको यहां पर दी हुई हैं, तो बस मैं यहां पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, तो आप आराम से, आपका टाइम बच जाएगा और आप करते रहना। मुझे उम्मीद है कि आप ये विश्वास रखेंगे कि मैं ऐड कर पाऊंगा इनको। ठीक है, बिना कैलकुलेटर के। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि 1H2 का मास कितना है? 2.0, देखो कितना दिया हुआ है? 2.014,102। ठीक है, 2.014,102 प्लस 1H3 का मास कितना दिया हुआ है?
देखिए तो इतना AMU, ये वैल्यू किस में थी, AMU में, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ये वैल्यू भी किस में थी, AMU में। ये भी वैल्यू किस में निकल गया, EMU। और ये क्या निकल के आया, मास डिफेक्ट। ये मास डिफेक्ट निकल के आया। अभी हम क्या करेंगे कि इस मास डिफेक्ट की वैल्यू में जो भी निकल के आया है 0.01882, ठीक है, 18882, ठीक। और 1 AMU, एक AMU की जगह हम लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। AMU की जगह आप क्या रख दो, ओनली मेगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहां पर लिखूंगा 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपकी एनर्जी। और ये एनर्जी कितनी आ रही है वो मैं कैसे निकालूंगा, तो सिंपल से 0.1888 0.1888 2 इंटू 931.5, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 931.5 में लगा पाया मैंने, है ना। तो ये आ गया मेरे पास 17.8 आएगा, 17.6, ठीक। तो अप्रोक्स कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। ये वैल्यू मेरे पास आएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, और उम्मीद करूंगा बस इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का मास जोड़ना है, माइनस प्रोडक्ट का जो भी मास है वो कर देना है। जो भी वैल्यू आएगी वो AMU में या सिंपल U में आएगी। 1 AMU यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट की जगह आप 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा। बस इसके बाद आपने क्या किया कि इंटू करने के बाद जो आपको मिल जाएगा दैट विल बी योर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। चलिए, तो ये आपका बन जाएगा। अभी देखो एक क्वेश्चन यहां पर और कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, और इतने ही क्वेश्चंस आपको यहां पे करने हैं। बाकी वन शॉट तो आपने देखा होगा, उसमें हमने जो क्वेश्चंस कर लिए होंगे बस उनको आप कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक। देखिए क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि इन न्यूक्लियस विद मास नंबर A इज इक्वल टू 40 and binding energy 7.6 mega electron volt breaks into two fragments of mass number 120 with binding energy 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज। देखो क्या यहाँ पर जो है दिक्कत आ रही है या क्या मैटर है वो आप समझ लो कि एक न्यूक्लियाई है जिसका मास नंबर कितना है, मास नंबर है 240, यानी कि इसके अंदर टोटल जो न्यूक्लियंस हैं वो 240 है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी कि एक न्यूक्लियन की जो बाइंडिंग एनर्जी है ये कितनी है, ये है मेरे पास 7.6। तो इसकी टोटल बाइंडिंग, एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, 240 इंटू 7.6, 240 इंटू 7.6 अगर आप करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 240 इंटू 7.6, तो ये हो जाएगा 6 0 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, और यहाँ पर 7 0 और 7 चौक 28, और ये 7 दूनी 14 और 2 16, ठीक। तो 0 4 4 12 6 2 8 और 1, ठीक। तो ये मेरे पास 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी मेरे पास इतनी आ रही है, ठीक है। अभी समझिए कि बाद में क्या हुआ कि यही जो न्यूक्लियाई है ये दो पार्ट्स में टूट गई, और टूट गई एक, और दोनों का जो मास नंबर निकल के आया एक 120 आया। दोनों की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई है वो कितनी है, 8.5। तो 8.5 इसकी और 8.5 इसकी, तो देखो तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ रही है, तो जितनी, तो मैं क्या करूंगा 120 इंटू 8.5 कर लेते हैं, ठीक है। तो आप समझो कि 0 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, तो ये मेरे पास आ गया 600, ठीक है। और 12 8 96, तो 960 ये हो जाएगा, ठीक है। 0 0 6 दूनी 12 और 1 13 और 9 और 1 10, ठीक है 9। अब इसके बाद ये डेसिमल लगा है तो 1020 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब यहां पर अगर मैं देखूंगा कि एक की कितनी आ रही है 1020 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। और इसकी भी बाइंडिंग एनर्जी कितनी आई 1020 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो आप यहां पर ये समझो कि जो बाइंडिंग एनर्जी जो हो रही है इस बार, ये यानी कि इस बार टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, देखिए जरा। तो टोटल एनर्जी, या मैं यहां पे बोलूंगा फाइनल टोटल एनर्जी कितनी बन रही है, फाइनल टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल, फाइनल टोटल, ऐसे लिखूं फाइनल टोटल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो ये कितनी निकल के आ रही है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मुझे बोलना चाहिए
ठीक, पर न्यूक्लियन मुझे बोलना चाहिए। तो कितनी निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है मेरे पास फाइनल 1020 प्लस 1020 2040 2040 माइनस कितना करना है 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपन इसमें से घटा देंगे 2040 में से 1824 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 1, ठीक, और यहाँ बचेगा मेरे पास 10 में से ये 8 गए 2, तो 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो बस अभी के लिए अपन इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले कुछ मास डिफेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं, वो आपको जरूर से देखना चाहिए। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दे दिए गए, इसमें आपसे कह दिया गया कि मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी निकालो, तो कर लेंगे अपन, सारी वैल्यूज आपको दी जाएंगी। ये दे दिया गया कि कैलकुलेट मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर 20 कैल्शियम 40, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी आप समझ लो कि इसके अंदर क्या है, टोटल मास आपको दिया जाएगा 20 कैल्शियम 40 का टोटल मास कितना है 39.9625 AMU होगा। ठीक है, प्रोटॉन का मास आपको पता है इतना दिया जाएगा, न्यूट्रॉन का मास आपको इतना दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको बस कुछ नहीं करना कि पहले प्रोटॉन न्यूट्रॉन का इंडिविजुअल मास कितना है, तो प्रोटॉन का मास मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू प्रोटॉन का मास प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू न्यूट्रॉन का मास माइनस जो फाइनल जो बना है उसको आप घटा देंगे तो आपको मास डिफेक्ट मिल जाएगा। और इसी मास डिफेक्ट की जो AMU जो निकल के आई उसमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इंटू कर देंगे तो आपको बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी, या एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कहूं या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए जो टोटल मास नंबर है उसका आप डिवाइड कर देंगे तो आपको यहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इसके बाद आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी दैट विल बी ऑफ PYQs सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।